अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन के दो आदेशों से खास तौर पर कश्मीर वासियों की चिंता बढ़ गई है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, इन दो आदेशों में पहले आदेश की बात करें तो पहला आदेश ये कहता है कि राज्य में 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक रख लिया जाए। दूसरे आदेश में कहा गया है कि जो सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं उनको खाली करा लिया जाए क्योंकि ये सुरक्षा बलों के लिए ठिकाना होंगी। सरकार के दो आदेशों से कश्मीर घाटी के लोगों के चेहरे पर चिंता की झलक साफ देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने 23 जून को एक बैठक की थी। इसके बाद जारी एक आदेश में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कम से कम 2 महीने के लिए सिलेंडर का स्टॉक कर लें क्योंकि भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा उपराज्यपाल की ओर से दूसरा आदेश भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि करगिल से सटे गांदरबल इलाके में सुरक्षा बलों के लिए स्कूलों की इमारतों को खाली कर दिया जाए। उपराज्यपाल के दो आदेशों के बाद से कश्मीर घाटी के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद से कश्मीर में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि कश्मीर घाटी में इस तरह के आदेश के बाद बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बालाकोट और पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के पहले भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशक के जरिए पारित आदेश में तेल कंपनियों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे रसोई गैस के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराएं जो 2 महीने तक रह सके। आमतौर पर अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों के दौरान इस तरह के आदेश दिए जाते हैं जब बर्फ़ या भारी बारिश के कारण सड़क ब्लॉक होने का गंभीर खतरा होता है। हालांकि गर्मियों के वक्त में ऐसा आदेश आने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एक अन्य आदेश में पुलिस अधीक्षक गांदरबल ने जिले के 16 स्कूलों शिक्षण संस्थानों से इमारतों को खाली करने का अनुरोध किया है। आदेश में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा 2020 के मद्देनज़र इन शैक्षिक केंद्रों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों के आवास के लिए उपलब्ध करवाया जाए। बता दें कि गांदरबल करगिल से सटा हुआ जिला है और लद्दाख का सड़क मार्ग इसी क्षेत्र से होकर जाता है। हालांकि इस आदेश पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा में भीड़ कम होने की संभावना है। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों की तो आज रविवार को भी मात्र 24 घंटे के अंदर 19,906 नए मामले सामने आए हैं, जिससे साफ लग रहा है कि संक्रमण के ये जो मामले हैं अभी और बढ़ेंगे क्योंकि जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में जो जांच है रोजाना 20,000 से ज़्यादा लोगों की अब होने लगी है और खासतौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो अब घर घर जाकर जाँच करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो इससे आंकड़े बढ़ेंगे ही, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 58.6% लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा उन लोगों की संख्या है जो कि स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आज अब तक का कह सकते हैं कि नया रिकॉर्ड बन गया। 5,500 मामले 24 घंटे में सामने आ गए हैं, जिससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि लॉकडाउन अभी आगे और रहेगा। अभी 30 जून को जो अवधि खत्म हो रही थी उसको बढ़ाना पड़ेगा वहां पर और पाबंदियां जारी रहेंगी, ऐसा उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जब मन की बात की थी तो उस मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा था कि ये अनलॉक का समय जरूर है, लेकिन हम कोरोना खत्म नहीं हुआ है, हमें इसके साथ जीना है, सावधानियों को बरतना है क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। उधर अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो उन्होंने आज एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में स्पष्ट कर दिया है गया है कि जो कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में भारत भी बहुत आगे तक बढ़ चुका है। काम जारी है, अध्ययन जारी है, रिसर्च जारी है, जो प्रयोग हैं वो जारी हैं। उधर अगर हम बात करें देश के अलग अलग राज्यों की तो सभी जगह खासतौर पर अगर हम देखिए कोरोना का जो प्रभाव है देश के 8 राज्यों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी जगह छिटपुट मामले हैं, लेकिन 8 राज्यों में ही 80% से ज़्यादा मामले सामने आते हैं। ऐसा आंकड़ों जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं उससे स्पष्ट होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें आज की बड़ी खबरों की, तो खासतौर पे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो इस समय भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहा है। खासतौर पर असम में जो आप देखिए बाढ़ से अब तक 17 से 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा गुवाहाटी में आज रात से 14 दिन का एक बड़ा और कड़ा लॉकडाउन लगने जा रहा है, और इसीलिए आज सुबह से हम देख रहे थे कि किस तरह से गुवाहाटी की सड़कों पर लोग निकले हुए थे ताकि खरीदारी करके रख सकें खाद्य सामग्री की या अन्य जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपाल की, तो पहले आपको सुनाते हैं जरा नेपाल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को एक कार्यक्रम में भारत पर अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। ओली ने कहा कि नई दिल्ली की मीडिया में होने वाली बौद्धिक बहस, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता और होटलों में हो रही गतिविधियां दिखा रही हैं कि भारत का पूरा संयंत्र लगा हुआ है। ओली ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड और ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब हमारे पास बहुमत है। बता दें कि उस समय भी केपी ओली का गठबंधन प्रचंड के साथ था और प्रचंड ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी। ओली ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत से नेपाल के नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी ज़मीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। नेपाल के जननेता मदन भंडारी 69वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, लेकिन यह असंभव है। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। बता दें कि ओली का इशारा भारत की तरफ था। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की शह पर जो कुछ कर रहे हैं इसका अंजाम तो वहाँ की जनता उनको दिखाएगी ही, लेकिन देखिए कि जनता कितनी त्राहिमाम कर रही है। नेपाल में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग नमक और चीनी तक लेने के लिए जो संकरे रास्ते हैं, कुछ और रास्ते हैं, उनसे भारत में आते हैं। भारत में जो बाजार हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें जो बिहार बॉर्डर है नेपाल से सटा हुआ, वहाँ पर लोग आते हैं और इस तरह की कई सारी तस्वीरें मीडिया रिपोर्टों में भी आई हैं कि लोग वहाँ पर जो क्योंकि इस समय विवाह का भी सीजन है तो लोग अपने विवाह की भी जो शॉपिंग करनी है वो भी उसके लिए भी भारत आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। नमक तक अगर लोग खरीदने के लिए भारत आ रहे हैं तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ओली सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जो गरीब वहाँ का वर्ग है वो त्राहिमाम कर रहा है, और भले ही जो प्रधानमंत्री ओली निजी स्वार्थ के लिए चीन के इशारे पर जो भी कदम उठा रहे हैं उसकी, लेकिन जो कह सकते हैं कि उसकी जो सजा है वो वहाँ की जनता को भुगतनी पड़ रही है। चलते चलते आपको ले चलते हैं केरला की एक चाय की दुकान पर। चाय की दुकान में देखिए, अगर आप इस दुकान को देखेंगे, आप देख सकते हैं ये जो दुकान है तो इसमें आपको अन्य चाय की दुकानों की भांति ही यहाँ पर चाय, बिस्किट और रस्क और केक वगैरह बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं। पकोड़े भी तल रहा है चाय वाला, तो ऐसी इसमें कोई असामान्य बात नहीं दिख रही है आपको। चाय की दुकान में आप कहेंगे कि ये चाय की दुकान क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि चाय की दुकान तो ऐसी सैकड़ों हैं, हर राज्य में, हर जगह है, आपके आसपास भी होंगी, तो इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है कि देखिए ये जो अब अगर हम देखें तो आधिकारिक भाषा जो केरल की है मलयालम है, लेकिन ये जो चाय वाला है, आप इस चाय वाले के पास कभी जाएंगे तो आप प्रयोग करके देखिएगा, आप इसको आजमा कर देखिएगा। ये चाय वाला अगर आप संस्कृत में ऑर्डर देते हैं तो आपको डिस्काउंट देगा। तो अगर केरला जाएं तो इस चाय वाले के पास जरूर जाएं, क्योंकि संस्कृत में ऑर्डर अगर देंगे तो डिस्काउंट मिल जाता है।